नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम से शेखावत। एक्सप्रेस 100 में आप सभी का बहुत स्वागत है, जिसमें हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। लगातार तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपने आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां अपूलिया प्रांत में 15 जून तक G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इटली के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री इटली में आउटरीच सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर चर्चा होगी। इटली के लिए रवाना होते हुए अपने बयान में प्रधानमंत्री ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और भारत प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी इटली में G7 पार्टनर्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, मैं इटली में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लूंगा। मैं विश्व के अन्य नेताओं से मिलने और हमारे ग्रह को बेहतर बनाने और लोगों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। इटली रवाना होने से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हालात पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी को स्थिति की जानकारी दी और वहां चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में भी विस्तार से बताया। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करके जम्मू कश्मीर की स्थिति पर जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की। एलजी ने प्रधानमंत्री मोदी को पूरी स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में धांधली के आरोपों के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट को लेकर दायर याचिकाओं में से एक पर सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए नीट एग्जाम दोबारा आयोजित की जाए। कोर्ट के आदेश पर परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने बड़ा कदम उठाते हुए नीट यूजी 2024 में दिए गए ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नीट परीक्षा दे चुके 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगी और 30 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे 1563 अभ्यर्थी हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हालांकि पुनः परीक्षा को एक विकल्प के तौर पर रखा गया है। यदि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों में से कोई री एग्जाम नहीं देना चाहते तो उनके लिए बिना ग्रेस मार्क्स वाले अंक लागू होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर ग्रेस मार्क्स के साथ किसी को 715 अंक मिले हैं लेकिन ग्रेस मार्क्स के बिना उसके अंक 640 हैं तो 640 नंबर पर ही रैंक मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक को लेकर भी कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और आने वाले दिनों में परीक्षा में पारदर्शिता लाने को लेकर सभी उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक की बात से साफ इनकार किया। छात्रों द्वारा एनटीए के विरोध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वो नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। नीट में पेपर लीक, गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने 7 जून 2024 को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर की गई अनुचित टिप्पणी को संज्ञान में लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ऐसे संदर्भों को साफ तौर पर अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित करने वाले इन क्षेत्रों पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे को मजबूत करने या वैध बनाने के लिए अन्य देशों के किसी भी कदम का पुरजोर विरोध करते हैं और उसे अस्वीकार करते हैं। मोदी 3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होते ही नई कैबिनेट ने कामकाज संभालकर एजेंडे पर काम शुरू कर दिया। राजनाथ सिंह ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए रक्षा मंत्री का प्रभार संभाला। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने पहले से अधिक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र की स्थापना के लिए नए सिरे से जोर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2028-2029 तक 50,000 करोड़ रुपयों से अधिक मूल्य की रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले 100 दिनों की कार्य योजना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को कड़ी मेहनत करने और योजना को पूरा करने का निर्देश दिया। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शास्त्री भवन स्थित शिक्षा मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण किया। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी और डॉक्टर सुकात मजूमदार भी मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो और उनकी टीम NEP 2020 के कार्यान्वयन में नई जमीन तैयार करने और भारत को 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काम करेगी। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया। इस दौरान नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी मौजूद रहे। किंजरापू राममोहन नायडू ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का पदभार संभालते ही अगले 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने की बात कही। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि वो प्रत्येक नागरिक के लिए हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए काम करेंगे। किंजरापू राममोहन नायडू ने साथ ही टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई यात्रा से जोड़ने को अपनी प्राथमिकता बताया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी केंद्रीय कोयला और खान मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला और खनन क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्प, समर्पण, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। भाजपा की तेलंगाना इकाई के पूर्व अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में अपना पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले बंडी संजय कुमार ने अपने कार्यालय में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP
म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। पूर्वोत्तर के सबसे महत्वपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार का गठन हो गया है। राज्य में पेमा खांडू ने बतौर मुख्यमंत्री तीसरी बार अपना कामकाज संभाला। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पेमा खांडू ने राज्य के विकास को सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया। इससे पहले पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पेमा खांडू का शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ईटानगर में आयोजित हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी मौजूद रहे। वहीं चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेमा खांडू को बधाई दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से नहीं मिलने देने पर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली जल संकट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास इसको लेकर फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपर यमुना रिवर बोर्ड ने पहले ही दिल्ली सरकार से कहा है कि वो मानवीय आधार पर 152 क्यूसेक अतिरिक्त पानी रिलीज करने के लिए बोर्ड से आग्रह कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर अभी तक आवेदन नहीं किया गया है तो दिल्ली सरकार कल तक आवेदन दायर कर दे और बोर्ड आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय ले। आवश्यक हो तो दिन प्रतिदिन बोर्ड बैठकें बुला सकता है। दिल्ली जल संकट मामले में हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिल्ली के लिए अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी देने की बात जो हिमाचल ने कही थी उसमें तथ्यात्मक गलती हुई। राज्य सरकार उसे वापस लेना चाहती है। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों को सुबह की सभा राष्ट्रगान के साथ शुरू करने का निर्देश दिया। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक परिपत्र के माध्यम से सभी स्कूलों को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुबह की सभा एक समान करने का निर्देश दिया। सप्ताह के चौथे कारोबार दिन शेयर बाजार ने नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। महंगाई दर में कमी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पॉजिटिव टिप्पणी से बाजार आज पूरे दिन हरे निशान में रहा। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी और IT शेयर्स में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर यूटिलिटी और टेलीकॉम शेयर्स में गिरावट का रुख रहा। हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 204 अंकों की बढ़त के साथ 76,811 पर बंद। वहीं दूसरी तरफ 76 अंकों की बढ़त के साथ 23,399 पर बंद हुआ निफ्टी। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 14 नए सेक्टर्स के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपयों की PLI स्कीम चलाई जा रही है। इसके तहत आने वाले कुछ वर्षों में भारत में 3 से 4 लाख करोड़ रुपयों तक का निवेश आ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST परिषद की बैठक 22 जून को होगी। ये 53वीं बैठक होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड सैमसंग ने 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के साथ डील की। ये डील सैमसंग वॉलेट के लिए की गई है। अब सैमसंग वॉलेट के जरिए फ्लाइट, बस, फिल्म्स और इवेंट टिकट बुक किए जा सकते हैं। दक्षिणी कुवैत के मंगव शहर में बुधवार को 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग में हताहत हुए भारतीयों की मदद के लिए न सिर्फ कुवैत सरकार बल्कि भारत सरकार भी एक्शन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे। उन्होंने कुवैत के जाबेर अस्पताल और मुबारक अल कबीर अस्पताल का दौरा कर हादसे में घायल भारतीयों का हालचाल जाना और उन्हें भारत सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
उन्होंने भारतीयों की अच्छी देखभाल करने के लिए अस्पताल अधिकारियों, डॉक्टर्स और नर्सों की सराहना की। 13 से 15 जून तक इटली के अपुलिया क्षेत्र में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के पहले दिन राउंड टेबल बैठक की मेजबानी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की। उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य एकजुटता और सभी को साथ लेकर चलना है। यूक्रेन गाजा संघर्ष के अलावा AI, ऊर्जा और अफ्रीका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में विकास, जलवायु परिवर्तन, प्रवासियों की समस्या, इंडो पैसिफिक और आर्थिक सुरक्षा जैसे मुद्दे G7 शिखर सम्मेलन की बैठक का एजेंडा हो सकते हैं। G7 देशों के नेताओं ने इटली में अपनी बैठक के दौरान यूक्रेन को $50 अरब का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच अर्जेंटीना की संसद ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के विवादित आर्थिक सुधार बिल पर मुहर लगा दी। वहीं अर्जेंटीना में सीनेट में बिल पेश होने के साथ ही लोग राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। संसद में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने मिर्ची के स्प्रे का इस्तेमाल किया। हालांकि मतदान के दौरान प्रस्ताव 36 के मुकाबले 36 वोटों से टाई हो गया, लेकिन सीनेट की अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल के विधेयक के पक्ष में मतदान के कारण संसद से इसे मंजूरी मिल गई। वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जेवियर मिलेई द्वारा लाए गए इस बिल के तहत देश में आर्थिक इमरजेंसी की स्थिति घोषित करने की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में बढ़ते हुए अप्रवासन पर चिंता व्यक्त की। यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी का अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 120 मिलियन लोग विस्थापित हो गए। अप्रवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या में सालाना वृद्धि हुई। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच नाटो के रक्षा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हो रही है। इस बैठक में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव ने भी भाग लिया। नाटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की है कि नाटो के सदस्य देश रूसी जासूसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। नाटो देशों ने संभावना जताई है कि 32 नाटो देशों के कम से कम 2/3 सदस्य इस साल गठबंधन के 2% सैन्य खर्च के लक्ष्य को पूरा करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी के मद्देनजर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज IOA मुख्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की और तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री रक्षा खाट से IOA अध्यक्ष PT उषा, खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी, DG SAI संदीप प्रधान मौजूद थे। IOA के अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि भारत इस बार ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेगा। T20 विश्व कप में आज खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 13 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 9 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शरफैन रदरफोर्ड ने 68 रन की नाबाद पारी खेली। अल्जारी जोसेफ ने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सुपर 8 में जगह बना ली। भारत ने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में जगह बना ली। भारतीय टीम ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में लगातार तीसरी जीत हासिल की। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए DD न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय ने ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। प्रतियोगिता के अंतिम 16 मुकाबले में एक कड़े मुकाबले के बीच प्रणय ने इजराइल के मीशा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। भारत के समीर वर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ इस प्रतियोगिता में भारत की किरण जॉर्ज का सफर समाप्त। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला वर्ग में भारत की आकर्षि कश्यप ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला वर्ग में ही खेले गए एक अन्य मैच में भारत की अनुपमा उपाध्याय को हार झेलनी पड़ी। भारत की मालविका बंसोड़ को ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं मिश्रित युगल मुकाबले में भारत के बी सुमित रेड्डी और सिक्की रेड्डी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। पुरुष विकल के शुरुआती दौर के मैच में भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर अंतिम 16 में अपनी जगह पक्की की। महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल और यूफा सनसनी कार्लोस अल्कराज पेरिस ओलंपिक में जोड़ी बनाकर स्पेन के लिए पेरिस ओलंपिक में उतरेंगे। हिंदी सिनेमा के फिल्मकार करण जौहर ने हिंदी फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर के निर्माताओं के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया। अभिनेता विक्रम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर थंगलान से एक मोनोक्रोम तस्वीर के जरिए अपनी नई झलक साझा की। फिल्म थंगलान को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगाई। सूत्रों के अनुसार फिल्म पुष्पा 2 द रूल को रिलीज डेट को किन्हीं कारणों की वजह से टाला जा सकता है। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म औरों में कहां दम था का ट्रेलर रिलीज। फिल्म औरों में कहां दम था 5 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा अगले महीने 12 जुलाई को रिलीज होगी। निर्देशक विनय शर्मा की फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU 21 जून को रिलीज होगी। और दिशा पाटी ने अपना जन्मदिन मनाया। ऐसे में कल की 2898 AD के मेकर्स ने फिल्म सिम का फर्स्ट कैरेक्टर पोस्टर जारी किया, उन्हें बर्थडे विश किया। इसी के साथ और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।